हेलो गाइस, रिवीजन विद जयश्री में मैं जयश्री आपका स्वागत करती हूँ। सी टेट की जो सीरीज़ हम बना रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट सीरीज़ है। आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड लाइक करें। चलिए अब हम सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? ऑप्शन है भ्रूणावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो जो शारीरिक विकास है वो भ्रूणावस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है, बाल्यावस्था में भी काफ़ी तेज़ी से होता है और किशोरावस्था में भी काफ़ी तेज़ी से होता है। लेकिन जो शैशवावस्था में काफ़ी तेज़ी से होता है, किशोरावस्था में होता है, लेकिन बाल्यावस्था में इतना ज़्यादा नहीं होता है। किशोरावस्था की अवधि है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है तो इसके ऑप्शन है 11 से 12 वर्ष है, 14 से 20 वर्ष है, 12 से 18 वर्ष है या 20 से 24 वर्ष है। तो सिंपल सी बात है कि जब टीन एज आती है उसी को किशोरावस्था कहते हैं। तो टीन हमारी 13 से शुरू होती है और 18 तक चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बौद्धिक विकास। 13 वर्ष तक बौद्धिक विकास बच्चे का करीब करीब पूरा हो जाता है, बस उसको डेवलप होना बाकी रह जाता है और सारे विकास तो अभी होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्वता, बड़ा भवन या खेल का मैदान। जो बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला घटक है तो वो है खेल का मैदान। बच्चे जितना ज़्यादा खेलते हैं उतना ही उनका विकास अच्छे से होता है। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा गया है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फ्राइड को कहा गया है, ड्रेवर को कहा गया है, स्टेनले हॉल को कहा गया है, डार्विन को कहा गया है। तो ये स्टेनले हॉल को कहा गया है। किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, सैमुअल ने कहा है, हीथकोर ने कहा है या बैलेंटाइन ने कहा है? तो ये जो कहा है ये बैलेंटाइन ने कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? हीथकोर, क्रो एंड क्रो, सैमुअल या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होगा। 4 भागों में बांटा है, 2 में बांटा है, 5 में बांटा है या 3 में बांटा है? तो इसको 4 में बांटा है। और 4 कौन कौन से हैं? जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बाल विकास हमारा 4 अवस्थाओं में बढ़ जाता है, जो गर्भावस्था से शुरू होता है और किशोरावस्था तक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? उभयमुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है या ये सभी होते हैं? तो क्योंकि बाल्यावस्था में हर बच्चा काफ़ी बोलने वाला होता है, हर चीज़ पूछता है, उसके अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, क्यूरियोसिटी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है बाल्यावस्था में। तो बच्चे पूछते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए जो होता है वो बहिर्मुखी होता है, मतलब बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है? काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है। तो इसमें कौन सी अवस्थाएं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था एवं युवावस्था। तो किशोरावस्था में भी काफ़ी होती है, शैशवावस्था में तो होती ही है और युवावस्था में भी होती है, लेकिन बाल्यावस्था में सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाती है। जो हमारी काम प्रवृत्ति की जो भावना होती है वो बाल्यावस्था में सुप्त अवस्था में आ जाती है, इसलिए सबसे कम होती है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये अधिगम अक्षमता से संबंधित है, जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां दिखती हैं, मतलब उल्टी छवियां उसको दिखती हैं, दर्पण छवि जैसे कि शीशे में हम देखते हैं उस तरह से दिखाई देता है, ऐसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण किस प्रकार के प्रदर्शित कर रहा है? तो इसमें हम देखते हैं अधिगम में असुविधा है,
या अधिगम में समस्या है, या अधिगम में अशक्तता है, या अधिगम में कठिनाई है। तो इसको अधिगम में अशक्तता कहेंगे, क्योंकि ये कोई वो वाले बच्चे नहीं हैं, डिसेबल बच्चे नहीं हैं, लेकिन लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, इसलिए इसको अशक्तता के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित। अब डिसेबिलिटी आपने पढ़ी होंगी, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया और डिस्कैल्कुलिया, लेकिन यह लिखावट से संबंधित है, तो लिखने वाली जो होती है वो होती है डिस्ग्राफिया। इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ जो हम बनाते हैं, मतलब हाथ से लिखते हैं, तो इसको कनेक्ट आप ऐसे कर लीजिए कि जो लिखने वाली होती है डिसेबिलिटी, वो ग्राफ से संबंधित, मतलब ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको डिस्ग्राफिया। और आपका डिस्कैल्कुलिया जो होता है, मतलब कैलकुलेशन करने में जो दिक्कत होती है, वो डिस्कैल्कुलिया हो जाती है। तो इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम जिनके बिना संभव नहीं है, मतलब सीखना जिनके बिना संभव नहीं है। तो किसके बिना हम सीख नहीं सकते? शिक्षक के बिना, प्रेरणा के बिना, पाठ्य पुस्तक के बिना, या निर्देशन के बिना। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षक के बिना भी बच्चा सीख सकता है, बहुत से लोग जो नहीं पढ़े होते हैं वो सीखते हैं, पाठ्य पुस्तक के बिना भी सीखते हैं और डायरेक्शन के बिना भी सीखते हैं, लेकिन प्रेरणा के बिना नहीं सीख सकते। जब तक आपके अंदर से कोई भी किसी भी तरीके की क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, कहीं से कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो सीखना बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो इसके ऑप्शन हैं, अध्यापक को सुनना, मतलब ज्ञान रचनात्मकता क्या है, मतलब क्रिएटिविटी, एक तरीके से देख सकते हैं। क्रिएटिविटी के आधार पर जो शिक्षण होता है वो किस पर आधारित है? अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध, या करके सीखना। तो इसका राइट आंसर है करके सीखना, क्योंकि क्रिएटिविटी सिर्फ टीचर को सुनने से नहीं आती है। क्रिएटिविटी अध्यापक ने जो विषय वस्तु हमें दे दी है करने के लिए, उससे भी नहीं आती है, और टीचर और स्टूडेंट के संबंधों से भी नहीं आती, जबकि क्रिएटिविटी करने से आती है। जो भी हम करते हैं उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और जितना कर करके प्रैक्टिकली हम सीखते हैं, उतनी ही क्रिएटिविटी, रचनात्मकता हमारे अंदर ज़्यादा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विगोत्स्की के द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ये विगोत्स्की के बारे में पूछा है, इसके लिए मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, विगोत्स्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत। जितने भी हमारे ये है मनोवैज्ञानिक, मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके कोर्स में, सभी के ऊपर मैंने थॉर्नडाइक हैं, पावलव हैं, इनमें डिफरेंस, कंपैरिजन, ये सब कुछ करके आपको बताया है। तो आप मेरी वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आप विगोत्स्की, पियाजे, जो भी आपको देखना है, आप उस थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विगोत्स्की के द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत किया है? विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास अधिगम का समानार्थक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड वाला। अब वो कैसे है वो मैं बताती हूँ। देखिए, जीन पियाजे ने जो कहा है, यहाँ पे इन दो लोगों की सिमिलर है, क्योंकि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन दोनों की थ्योरी में जो थोड़ा अंतर हम देखने को मिलता है, वो मिलता है कि पियाजे ने कहा है कि विकास को, मतलब उन्होंने विकास अधिगम की पूर्वावस्था बताया है। उन्होंने कहा पहले बच्चे का विकास होता है, फिर वो सीखता है, ऐसा कहा है पियाजे ने। लेकिन विगोत्स्की ने क्या कहा है? विगोत्स्की ने कहा है कि अधिगम विकास को प्रेरित करता है, यानी पहले वो सीखता है बच्चा, उसके बाद उसका विकास भी होने लग जाता है। वो भी जो नई चीज़ देखता है, बड़े लोगों से देखता है, उनका व्यवहार देखता है, तो उसको वो सीखने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे फिर उसका विकास होता है। तो वो कहते हैं कि अधिगम प्रक्रिया विकास को प्रेरित करती है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। मतलब नेक्स्ट है, एक द्विग भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है।
दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है? फटकार लगाकर, अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, उसके दोषों को उजागर करके, या लालच देकर। तो लालच देकर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके हो सकता है। जो भी भ्रमित हो जाते हैं किशोर, उनको न तो हमें दोष निकालने की आवश्यकता है, ना ही उनको डांटने की आवश्यकता है, और ना ही किसी तरह का लालच उन्हें देना चाहिए, बल्कि वो जो भी अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जिससे वो मोटिवेट होते हैं और भी अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। ये विचार किसके हैं? अब यहाँ पे ये विचार देखने हैं कि किसके विचार हैं। देखिए, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, या किसी भी टेट में। तो किसने क्या कहा है, इनको हमें थोड़ा सा, आप चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं ये चीज़ें। जैसे जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम एक नज़र उस सब चीज़ों पे डाल लेते हैं जो हमने हाथ से नोट्स लिखे होते हैं। तो हिंट बना के हमें थोड़ा थोड़ा लिखते रहना चाहिए। तो ये कहा है आपका वुड ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूझ द्वारा सीखने के समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। सूझ द्वारा सीखने के समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। कौन है? कोफा, थॉर्नडाइक या कोहलर, कोहलर, कोफा या फ्राइड, वर्दीमर, कोफा या कोहलर, और वर्दीमर, फ्राइड या कोहलर। तो इसका थर्ड जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि समग्रवाद कहें हम तो, या पूर्ण से अंश की ओर कहें तो, इसको हम वो अंश से पूर्ण की ओर कहें तो दोनों का ही एक ही बात है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं वर्दीमर, कोफा और कोहलर। आपको और भी सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन कोहलर कोफा के साथ फ्राइड को जोड़ दिया है जो कि व्यवहारवादी हैं। कोफा थॉर्नडाइक के साथ में थॉर्नडाइक को जोड़ दिया है, ये इसके नहीं है। और फोर्थ में कोहलर जोड़ दिया है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप नाम याद कर लीजिए, वर्दीमर, कोफा और कोहलर, यही तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? मानी अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, सीखने का पक्ष नहीं है। कौन सा नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बल या दबाव। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा दबाव, क्योंकि दबाव से कोई भी नहीं सीख सकता है। रीइंफोर्समेंट से भी सीख सकते हैं, मोटिवेशन से भी सीखते हैं, और एम तो होता ही है सीखने के लिए, कोई ना कोई आपका गोल होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आपको युग्म देखना है कि किसने क्या किया है। तो जॉन डेवी संरचनावाद, वॉटसन या व्यवहारवाद, जीन पियाजे संज्ञानावाद, और वर्दीमर या गेस्टाल्टवादी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन डेवी और संरचनावाद, और सारे राइट हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है? सिंथेटिक, डिस्लेक्सिया, बुलिमिया या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डिस्लेक्सिया, क्योंकि यहाँ विशिष्ट विकलांगता, विकलांगता की बात नहीं है, बल्कि विशिष्ट मानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो सीखने में अक्षमता होती है, वो विशिष्ट विकलांगता में आती है, तो उसके अंतर्गत डिस्लेक्सिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकैलकुलिया किस विषय से संबंधित है? ये मैं थोड़ी देर पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? हिंदी संबंधी, मानसिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता या दृष्टि अक्षमता। तो ये अधिगम अक्षमता से संबंधित है, क्योंकि हिंदी से संबंधित कोई लेना देना नहीं, मानसिक अक्षमता से भी कोई लेना देना नहीं है कि उनकी मानसिक शक्ति कमज़ोर होती है, ऐसा नहीं है, और दृष्टि कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि सीखने से संबंधित ये बीमारी है, तो इसलिए इसको अधिगम अक्षमता कहेंगे। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? मतलब इनमें से सीखने की सामूहिक विधि नहीं है। परिचर्चा, प्रेक्षण, कार्यशाला या सम्मेलन विधि। तो ये सीखने की जो सामूहिक विधि इसमें पूछी गई है, तो सिंपल सा है कि प्रेक्षण इसमें नहीं है, क्योंकि परिचर्चा में भी समूहों के द्वारा ही परिचर्चा की जाती है, कार्यशाला में भी कई लोग होते हैं और सम्मेलन में भी कई लोग होते हैं, प्रेक्षण में जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षिका की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे खाली जगह है, उसके बाद है बढ़ावा मिलता है। तो किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है ये हमें देखना है। पुनर्बलन से, शिक्षार्थी स्वायत्तता से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से, या ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण से। तो इसका राइट आंसर है
फोर्थ वाला, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक शिक्षक अपने शिक्षिका की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। बिल्कुल सही है, दो टीचर एक दूसरे की सहायता करते हैं कि एक ज्ञान का ट्रांसफ़र दूसरे सब्जेक्ट के ज्ञान में हो सके। सिंपल सी बात है, ज्ञान के सहसंबंध मतलब को रिलेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाद साहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है। ये भी कोरिलेशन से संबंधित आ गया। तो संबंधवाद यानी सहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है, ये संबंधित जो है वो पूछा गया है। स्थितियां या प्रत्युत्तर, उद्दीपन व प्रत्युत्तर, उद्दीपन व प्रतिक्रिया या प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, क्योंकि सह संबंध जो होता है वो उद्दीपन और प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स से संबंधित होता है। स्टिमुलस है तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, रेस्पॉन्स है तो स्टिमुलस उससे कैसे प्रभावित होगा। तो ये सह संबंध जो है वो इसी से संबंधित है, क्योंकि सीखने में सह संबंध की बात हो रही है। तो आज की सीरीज़ में हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं नेक्स्ट सीरीज़ में और आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी सीरीज़ ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसको और भी लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।